नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कुछ सवालों के बारे में। मतलब ये है कि आप लोग मेरे से कुछ सवाल बार बार पूछते हो, तो उसके जवाब मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। बाकी वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और जल्द से जल्द हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल ये है कि लेबर पेन के दौरान ज़्यादा दर्द होता है या फिर डिलीवरी के दौरान ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि बेबी डिलीवरी के दौरान ज़्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली होता ये है कि लेबर पेन आपको एकदम से स्टार्ट नहीं होता। ये बात आपको पता ही होगा कि पहले आपका सर्वेक्स 1 सेंटीमीटर खुलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुलता है, और जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है उसके बाद आपकी डिलीवरी होती है। तो नॉर्मली लेबर पेन आपको एकदम से ही ज़्यादा नहीं होता, स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, धीरे धीरे करके आपका दर्द बढ़ता है। तो जब आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है ना, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब आपका बेबी बाहर आता है ना, तो उस समय आपको इतना ज़्यादा दर्द का एहसास नहीं होता। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपको अगर पहले बेबी हो चुका है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि लेबर पेन के दौरान ज़्यादा दर्द होता है जब बिल्कुल आपका सर्वेक्स खुल चुका होता है, डिलीवरी होने ही वाली होती है ना, उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो मुझे नहीं लगता कि उस समय आपको कोई एक्स्ट्रा दर्द होता है, उतना ही दर्द होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। बाकी दूसरा सवाल ये है कि म्यूकस प्लग निकलने के कितने दिनों के बाद डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि म्यूकस प्लग आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है। ये सर्वेक्स पे डॉट की तरह लगा होता है, जो कि आपके बच्चे को बहुत सारे बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आपके बच्चे का सर नीचे आ जाता है, बच्चा अपने सर से दबाव बनाता है ना, तो वो डॉट खुल जाता है। मतलब कि डिलीवरी से पहले आपका डॉट खुल जाता है, या तो एक बार में ही आपका सारा म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है, या फिर थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है। तो म्यूकस प्लग बाहर आना आपके नॉर्मल डिलीवरी का एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपका सर्वेक्स डिलीवरी के लिए खुल रहा है, आपका बच्चा सर से दबाव बना रहा है। तो देखिए, कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था कि डिलीवरी से लगभग 15 दिन पहले मेरा म्यूकस प्लग बाहर आना स्टार्ट हो गया था, और मुझे डिलीवरी से जस्ट पहले तक भी म्यूकस प्लग बाहर आ रहा था, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके म्यूकस प्लग बाहर आ रहा था। किसी किसी महिला के साथ क्या होता है कि एकदम से इनका म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो म्यूकस प्लग आने के कितने दिनों के बाद आपकी डिलीवरी होगी, यह कह पाना संभव नहीं है। कि आप ये समझ लीजिए कि म्यूकस प्लग आ रहा है तो 10 से 15 दिन के अंदर, 20 दिनों के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी, या फिर उससे पहले भी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा सवाल ये है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स यानी कि बवासीर होने से बच्चे को कोई परेशानी होती है, और क्या इससे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। तो दोस्तों देखिए, पाइल्स का इलाज होता है। आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तब भी आप पाइल्स का इलाज कर सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि अगर पाइल्स है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन इससे नॉर्मली आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। और रही बात पाइल्स के दौरान नॉर्मल डिलीवरी की, तो पाइल्स अगर आपका ठीक है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका पाइल्स हुआ पड़ा है, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको ब्लीडिंग होती है, या फिर आपके मस्से हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी करोगे, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पुश करोगे, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपके पाइल्स की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और डिलीवरी के बाद नॉर्मली बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको उस समय और ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि पाइल्स है तो डॉक्टर से मेडिसिन लीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और अपने कब्ज की समस्या और अपने पाइल्स की समस्या को दूर कीजिए। चौथा सवाल मेरे पास ये कई बार आ चुका है कि क्या आयरन की टैबलेट खाने से बच्चा काला हो जाता है। क्योंकि हमने ये सुना है कहीं से कि आयरन की टैबलेट नहीं खानी चाहिए, इससे बच्चा काला हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में आयरन के टैबलेट्स खाए हैं, चाय भी पिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि इन चीज़ों को खाने से बच्चा काला हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आपके घर में सब गोरे हैं तो आपका बच्चा काला क्यों पैदा होगा, और आपके घर में अगर सब काले हैं तो आपका बच्चा गोरा कैसे पैदा हो सकता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन किसी के घर में अगर सभी लोग काले हैं तो वहाँ पे गोरा बच्चा पैदा होगा, ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि
आपके बच्चे का कलर कैसा होगा ये अनुवांशिक होता है। जैसे आप होंगे वैसे आपका बच्चा होगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इससे आपके बच्चे के कलर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। और प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट लेना बहुत ज़रूरी है। आयरन की कमी होना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए अगर आपके डॉक्टर आयरन के टैबलेट्स दे रहे हैं, सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो उसको टाइम पे लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खून की कमी हो गई ना तो इससे आपको और आपके बच्चे को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। एक कमेंट मेरे पास आया है कि मैम क्या प्रेगनेंसी के दौरान घी खाने से खुजली ज़्यादा होती है? तो मुझे नहीं पता उनको ये बात किसने बताई कि घी खाने से खुजली होती है। मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान घी बहुत ज़्यादा खाया है और मुझे उसका फ़ायदा भी मिला है, क्योंकि घी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। केवल नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको घी नहीं खाना है, आपको अपने और अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी घी खाना चाहिए। डेली कम से कम 1 चम्मच घी आप खाओ, मतलब कि रोटी में लगा के खा लो, सब्जी में डाल के खा लो, दाल में डाल के खा लो, इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो घी ज़रूर खाइए। और घी से खुजली नहीं होता है, खुजली होने के बहुत सारे कारण होते हैं, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। इसके अलावा मेरे पास एक सवाल और भी आया है कि सर्वैक्स पहले खुलता है या फिर दर्द पहले चलता है, मतलब कि लेबर पेन पहले आता है या फिर बच्चेदानी का मुंह पहले खुलता है? तो दोस्तों देखिए, दोनों ही प्रक्रिया साथ में चलती है। जैसे जैसे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता जाएगा वैसे वैसे ही आपको लेबर पेन भी आएगा, यानी कि दोनों साथ में ही चलते हैं, दोनों अलग नहीं हैं। लेबर पेन आया है तो सर्वैक्स भी खुलेगा, सर्वैक्स खुल रहा है तो लेबर पेन भी आएगा। एक सवाल मेरे पास कई बार आ चुका है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए शरीर में कितना खून होना चाहिए। नॉर्मली आपको पता ही है कि खून 12 पॉइंट होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो फिर खून की कमी है। बाकी बात रही नॉर्मल डिलीवरी की, तो मैंने बहुत सारी महिलाएं ऐसी देखी हैं जिनका कि खून का लेवल 7 है और उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ है। तो ज़रूरी नहीं है कि खून कम है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, लेकिन खून की कमी से बहुत सारी परेशानी हो जाती है और ये आपको अभी दिखाई नहीं देगा लेकिन बाद में दिखाई देगा। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो कैसे भी करके अपनी खून की कमी को बढ़ाइए, क्योंकि आपके शरीर में खून की कमी है तो मतलब ये है कि आपके बच्चे के शरीर में भी खून की कमी रहेगी और खून की कमी से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। तो केवल नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना खून होना चाहिए ये सोचने के बजाय आप ये सोचो कि आपका बच्चा कैसे स्वस्थ बनेगा, आप कैसे स्वस्थ बनोगे। और स्वस्थ बनने के लिए शरीर में आयरन की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, खून का लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक सवाल और आया है कि मेरा ड्यू डेट आने वाला है या फिर ड्यू डेट ख़त्म हो चुका है और अभी तक मुझे लेबर पेन नहीं आया है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मैं क्या करूँ? तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये है कि टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि टेंशन अगर आप लोगे ना तो इससे अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि टेंशन लेना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अपने दुश्मन के पक्ष में मत जाओ, उनसे दूरी रहो। तो मतलब ये है कि टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आपका ड्यू डेट आने वाला है तभी वेट करें, ड्यू डेट आ चुका है तब भी वेट करें, क्योंकि बच्चे 42 वीक तक होते हैं और ऐसे में बहुत सारी महिलाओं को जानती हूँ जिनके कि बच्चे 42 वीक तक हुए हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 42 वीक तक बच्चे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ड्यू डेट खत्म हो चुका है और आप घर में बैठे हो। ड्यू डेट खत्म होने के बाद हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि डॉक्टर आपको चेक करके बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी या फिर क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका बच्चा सुरक्षित रहे। इसलिए ड्यू डेट तक वेट करें। नहीं लेबर पेन आ रहा है तो सीधा हॉस्पिटल जाइए। इसके अलावा आपको ना चिंता करनी है, ना किसी प्रकार की टेंशन लेनी है, ठीक है? कुछ नहीं सोचना, सीधा हॉस्पिटल जाना है। एक सवाल और भी आया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितना घी खाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि घी खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है जो मैं आपसे कह सकूं कि हाँ इतना घी खाओ तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी होनी होगी तो बिना घी खाए भी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो आप 1 किलो घी डेली खा लो, नहीं होगी, बल्कि आपके बच्चे को परेशानी ही होगी। और एक बात और, आपको पता ही होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि आपको दूध में घी डाल के पीना चाहिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने से या फिर 8वें महीने से जो है 1 गिलास दूध में आधा चम्मच घी डाल के ले सकते हो। बहुत सारी महिलाओं को उल्टी हो जाती है, मुझे भी हो गई थी, तो आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा उल्टी हो रही है तो मत लीजिएगा, इससे ज़्यादा घी मत लीजिएगा, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो भी आपको घी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो आपको सभी चीज़ों का ध्यान रख के ही घी लेना होगा।
बाकी सबसे अच्छा यही है कि अपने डॉक्टर से पूछें, और अगर वो कहते हैं कि हाँ आप घी ले सकते हो तो ही आप घी लीजिए। बाकी मैंने आपको कहा ही है कि आप दाल में डाल के या फिर सब्जी में डाल के रोज़ाना 1 चम्मच घी ले सकते हैं, तो घी खाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दूध में बहुत सारा घी डाल के डेली पीऊँ और इससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आधा चम्मच घी ले सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। एक सवाल मेरे पास ये आया है कि बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद जो है कैसे लेटना चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो आप अपने सोने का तरीका बदल दोगे। आप जैसे पहले सो रहे थे वैसे ही सोइए। मैंने आपको कई बार कहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप या तो दाईं करवट लेटें या फिर बाईं करवट लेटें। आपको पीठ के बल या फिर पेट के बल नहीं लेटना चाहिए। और सबसे अच्छा होता है कि आप उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट करवट लेटें, क्योंकि इससे आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक से पोषक तत्व मिलता है, आपका बच्चा अच्छे से हलचल कर पाता है और आपको भी बहुत सारी परेशानियां नहीं होती हैं, जैसे कि कब्ज की परेशानी या फिर पैरों में सूजन की परेशानी या फिर पैरों में दर्द की, कमर में दर्द की परेशानी कम होती है। इसलिए आपको लेफ़्ट साइड ही लेटना है। आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तब भी, नहीं किया है तब भी। बाकी कोशिश करें कि आप जब लेट रहे हैं तो अपने पेट के नीचे एक तकिया लगा के लेटें और अपने दोनों पैरों के बीच में एक तकिया लगा के लेटें, या फिर आप मैटरनिटी पिलो आता है उसको मंगवा सकते हैं। मेरे पास एक कमेंट ये आया है कि मेरी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है और मुझे दस्त हो गए हैं, यानी कि लूज मोशन हो गए हैं, क्या ये लेबर पेन का लक्षण है? तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली कई बार लूज मोशन होना आपके लेबर पेन का लक्षण हो सकता है, क्योंकि जब आपका सर्वक्स फैलने लग जाता है, मुलायम होने लग जाता है, डिलीवरी होने वाली होती है, तो उस समय आपका मल पतला हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही लूज मोशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे रहेंगे। आपको डॉक्टर के पास जाना है और उनसे चेकअप कराना है कि सच में लूज मोशन हो रहा है या फिर सच में डिलीवरी होने वाली है। एक सवाल मेरे पास कई बार आ चुका है, मेरे बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, क्या वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा? तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली अगर आपका बच्चा एक बार हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो नॉर्मली आपका बच्चा फिर अपना पोजीशन चेंज नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही होगा कि एक नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो उस वजह से बच्चा नीचे ही आएगा। बाकी आपके बच्चे का सबसे बड़ा भाग जो है वो सर होता है, मतलब कि सर सबसे बड़ा रहता है, सबसे भारी रहता है, इसलिए वो सबसे पहले नीचे की तरफ आता है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके बच्चे का सर नीचे हो चुका है तो 99% ये चांसेस हैं कि आपका बच्चा अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। 1% में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली बच्चे अपना पोजीशन चेंज नहीं करते हैं और वो हेड डाउन पोजीशन में ही रहते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी का 8वां या फिर 9वां महीना है तो उस समय तो नॉर्मली बच्चे अपना हेड डाउन ही रखते हैं, अपना पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। एक सवाल ये आता है कि बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया है, मैं निकालने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली गर्भनाल बच्चा अपने आप फंसाता है और अपने आप ही निकालता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गर्भनाल होने के बावजूद भी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे गले में 3-4 लेयर लपेट लेते हैं, उसके बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि आपका बच्चा जो है कस के गर्भनाल नहीं फंसाता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक ही नाल लपेटता है, लेकिन इतना कस के लपेट लेता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बच्चा कई बार अपने गले में गर्भनाल लपेट लेता है, कई बार निकाल लेता है, और वो ऐसा कई बार करता रहता है। बच्चे के लिए ये बहुत ही नॉर्मल काम है, ये होता रहता है। लेकिन आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना होगा, क्योंकि वो ही चेक करके बता सकती हैं कि गर्भनाल किस तरीके का फंसा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आप बस भगवान से प्रे कर सकते हो कि बुरी तरीके से फंसा ना हो, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। बाकी आप कोई एक्सरसाइज करके और कुछ खा पी के, कोई भी दवा खा के अपने बच्चे के गले से गर्भनाल नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी इसी टाइप का एक सवाल और आता है कि बच्चा गर्भ में उल्टा है, सीधा करने के लिए क्या करें? तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली बच्चे अपना हेड डाउन खुद ही करते हैं। खुद ही जब समय हो जाता है तो बच्चा अपने आप ही हेड डाउन पोजीशन में आ जाते हैं, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी आप अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दे सकते हो, अपने खाने पीने पे ध्यान दे सकते हो, आप उतना ही करो। बाकी बच्चा हेड डाउन करेगा या फिर नहीं करेगा ये आपके हाथ में नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 8वें महीने में हेड डाउन कर लेते हैं, कुछ बच्चे उससे पहले भी कर लेते हैं, कुछ बच्चे 9वें महीने में करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो डिलीवरी से जस्ट पहले ही अपना हेड डाउन करते हैं। तो इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहिए, चेकअप कराते रहिए, टेस्ट कराते रहिए। पॉसिबल है तो नॉर्मल डिलीवरी करवा लीजिए, नहीं है तो सिजेरियन करवा लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका बच्चा है, तो उसकी सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में। एक सवाल मेरे पास इतनी बार आ चुके हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। और वो सवाल पता है क्या है? वो ये है कि
हमारी प्रेगनेंसी का ये महीना चल रहा है, हमारी प्रेगनेंसी का ये सप्ताह चल रहा है, या फिर हमारे शरीर में ये दिक्कतें हो रही हैं, हमारी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, नॉर्मली आप ये मान के चलो कि जब तक आपका ड्यू डेट है तब तक आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मतलब ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 37 वीक स्टार्ट हो चुका है तो उस समय से लेकर ड्यू डेट तक आपका बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। इसमें आपको डॉक्टर भी नहीं बता सकते हैं कि किस दिन आपको लेबर पेन आएगा, ऐसा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितने भी बच्चे होते हैं ना, उन सभी का एक ड्यू डेट होता है। अल्ट्रासाउंड में देख के डॉक्टर आपको ड्यू डेट बता देते हैं, लेकिन क्या उसी डेट पे बच्चा होता है? नहीं, उससे पहले भी हो जाता है, उससे बाद भी हो जाता है। इसलिए कोई नहीं बता सकता कि बच्चा किस दिन ही पैदा होगा। बस आप वेट कर सकते हो, चाहे आपके शरीर में कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हों तो वेट कीजिए। बाकी लेबर पेन आता है तो हॉस्पिटल जाइए, या फिर पानी की थैली फट जाती है, या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो हॉस्पिटल जाइए, या फिर कोई और भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हॉस्पिटल जाइए। इतना ही सवाल है, और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैंने कुछ सवाल आज लिए हैं। आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा ये सवाल है, इस पर वीडियो बनाओ, या फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ या फिर वीडियो बनाऊँ। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।